इरादा करो, अपने आप से वादा करो, पत्थरों की तरह मजबूत बनो जिंदगी में, तरह मजबूत बनो जिंदगी में, खुद पर यकीन करो और औरों से भी अपनी छोटी सी स्टोरी से मैं शुरू करना चाहती हूँ। हम सबके बीच में डॉक्टर आशीष भाई जी बैठे हुए हैं। आज बहुत सुंदर सेशन हम सब सुनने वाले, और मुझे आज वो कहानी याद है, छोटी सी कहानी। एक राजा होते हैं और राजा को 3-4 रानियां होती हैं और राज कारोबार बहुत अच्छा चल रहा होता है। फिर भी राजा को लगता है एक बार वो एक समय आता है, एक वैराग्य करना होता है, तो उन्हें ये सोचता है कि मैं कुछ टाइम के लिए तपस्या करने जाऊँ, ऐसा उनको मन करे। तो उन्होंने सोचा कि वो मैं चलता हूँ, और फिर सोचा मेरे साथ अपने रानियां भी अगर आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि राजा तो रानियों से बहुत प्यार करते हैं। और पहली रानी को तो ज्यादा प्यार करते थे, सुंदर थी, और दूसरी रानी बुद्धिशाली थी, तो राज कारोबार में वो आते थे। तीसरी रानी शक्तिशाली थी, और वो रानी युद्ध में राजा को हेल्प करती थी। और चौथी रानी बहुत सिंपल थी, साधारण थी, तो रानी से कभी राजा की हेलो हाय वो कम था। तो राजा ने सोचा जिनको मैं ज्यादा प्यार करता हूँ उसको तो मैं साथ ले ही जा सकता हूँ। तो जाकर पहली रानी को तो सोचे पक्का मैं लेकर ही हूँ। तो पहली रानी से पूछा, रानी चलो पैक कर दो। रानी ने उस आश्रम में, उस घना जंगल में, वहां पर इतना ये महल छोड़कर को मन में सच्ची तो राजा जब तक आप इस महल में रहेंगे मैं आपके साथ ही रहूंगी, बाकी बाहर तो मैं उस जगह पर नहीं कर सकती, माफ कर राजा। और दूसरी रानी कौन थी? वो बोली राजा मैं क्यों नहीं चलूंगी आपके साथ, जरूर चलूंगी, मैं आपको इस आश्रम में छोड़कर आऊंगी, बाकी आश्रम के अंदर मैं नहीं चाहती। एक तरह से वो भी मना कर दिया। और फिर तीसरी रानी को शक्तिशाली, वो रानी से भी पूछा, रानी क्या चलोगी मेरे साथ? वो रानी बोली मुझे ना आप जबरदस्ती टाइम की यूज करते हो, मुझे नहीं जाना है। और फिर लिख दिया राजा को लगा जिनको मैं इतना ना प्यार करता हूँ वही वो चलो अब एक काम करता हूँ आगे चल लेता हूँ, तैयार करूँ। अब पीछे फिर आवाज आती है राजा आपने पूछा था तो जैसे को भी राजा मैंने पूछा इसलिए मैंने जब यही नहीं आएंगे तो आप तो फिर चौथी रानी बोली राजा पहले आप मेरे को समय दो, मैं तो राजा आपके साथ ही आश्रम जब तक चलूंगी जब तक आप तपस्या करेंगे, अंत तक मैं आपके साथ, मैं हमेशा जहाँ आते हो वहां पर मैं हूँ यहाँ। चौथी रानी चली, फिर उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। तो ये कहानी किसकी कहानी है? कोई ऐसा राजा रानियों की कहानी नहीं है, ये हमारे खुद की कहानी है। भगवान के हम राजा बच्चे भगवान जैसा वो है वो राजा बच्चों को भगवान खाली अच्छा रानियों के साथ में खेल दिया। सबसे पहली रानी शरीर, ये शरीर के पीछे कितना टाइम लगाते हैं, बहुत सारे जैसे एक्सरसाइज करके डाइटिंग करके बहुत कुछ,
लेकिन ये रानी मेरे साथ नहीं जाएगी, एकदम मुझे छोड़ के साथ, राइट। अकेले जाने में मेरे आंखों के सामने आत्मा सूक्ष्म में रहता हूँ, जला दे। अच्छा, फिर दूसरी रानी घर परिवार भाई बच्चे पोता तो इन सबके लिए हम कितना सारा टाइम निकालते, टाइम ही टाइम लगता है कि बस सुबह से लेकर शुरू और रात खत्म। और इसमें भी इनमें से भी कहाँ तक आएंगे, 5 तक आएंगे, कुछ ही लोग आएंगे तो मंदिरों में चले जाएंगे, अकेले जाने। और फिर तीसरी रानी शक्तिशाली, वो है मैं रोज 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 दिन रात बहुत मेहनत करके पसीना आ रहा है, फिर भी पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, खजा खजा ये पैसे एक रुपया ये 1 रुपये भी मैं दूसरा जगह के लिए लेकर लेकर नहीं जाना, खाली हाथ लेके जाना। उसके पीछे भी मैं पूरा जिंदगी क्या करना है, ये भी मेरे पास नहीं ये रहेगा, छोड़ दिया जो तेरा वो है मेरी आत्मा अपना संस्कार अपना नेचर, मैं आत्मा अपने लिए तो नहीं टाइम टाइम निकालने का तो लगती है, वो काम है ये काम, डिग्री पूरा जिंदगी डिग्री तो मेरे पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं, ऐसा हालत ये हालत इसलिए हुआ, किसी से पूछते हैं कि कैसा अक्ल है, करते नहीं है, अच्छा कोई खुशी नहीं, ये सारा दुख भरा जीवन खुशी गायब, नींद गायब, तो सब इसलिए हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि खुद पे ध्यान दिया नहीं, खुद पे ध्यान नहीं देंगे, खुद को चार्ज नहीं करेंगे, मैं अंदर से खुद भी खुश नहीं हूँ, तो मैं आराम नहीं, तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देना है, खुद ही अपनी बहुत जरूरी, मोबाइल को डेली चार्ज करना कितना जरूरी, नहीं जरूरी, अपने आप को सुबह सुबह भगवान के साथ कनेक्ट होके अपने मन को चार्ज करें। सारी और बहुत अच्छी सुनने वाले हैं, आज हम सबके बीच में डॉक्टर आशीष भाई जी उपस्थित है, हम सब बहुत दिल से तालियों से भाई को वेलकम करते हैं, हम सबकी तरफ से एक सुंदर गुलाब फूल भाई जी को देखे, तालियों से हम सब ऐसी रूहानी बाबा के रूहानी बच्ची है, रूहानियत से बना हुआ, रूहानियत की पर्सनालिटी से बना हुआ आशीष भाई जी के एज नहीं, तो मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ। आप बचपन से बाबा के ज्ञान से जुड़े हुए, आपका पूरा परिवार भी ज्ञान से जुड़ी हुई है, और आप कुमार है, ब्रह्मा कुमार बाल ब्रह्म जी, विवेकानंद ये बात मुझे दिया कि मेरा नेता कुमार हो गई, पूरा भारत को नष्ट है ना, एक कोई बूढ़े व्यक्ति है, वो अगर अपने खान पान को बहुत अच्छा बनाया, गंदा खान पान छोड़ा, अपना लाइफ को बहुत अच्छा बनाया, इसमें कोई बात नहीं है ना, इतना सोचते नहीं है, लेकिन एक वो कुमार एक जवान तब वो एज का जब एक इतना अच्छी अपना लाइफ बनाते हैं, ज्ञान
अपने लाइफ को पवित्र बनाते हैं और भगवान के लिए अपने जीवन को सरेंडर किए, कितनी बड़ी बात है ना। तो और आप एम हॉस्पिटल में भी आप एक जॉब करने के लिए आप रोल करने भी हर भाषा में हमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देती, हमें बहुत सुंदर देती समझाती है और बचपन से तो भगवान से जुड़े हुए हैं। तो सबको चंद्र भारत हुआ एक होता है सिर्फ स्पीच देना, एक होता है खुद अनुभव करना और अपने अनुभव की बातें हमें समझना। तो उससे क्या होगा, हमें भी वो एक्सपीरियंस होगा। चलिए अभी हम सब सुनते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है आपका मोबाइल को साइलेंट रखिए। थैंक यू आप सबको। तो भाई जी चल नहीं पा रहे थे, बहुत सारा अपने हाथों में भाई जी के हाथों में इतना जादू है, ऐसे ऐसे वो करते हैं वीडियो, तो उससे चलना भी दौड़ना भी जीवन से डॉक्टर फिजिकल डॉक्टर भी हूँ और रूरल भी डॉक्टर असिस्टेंट। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी का आज के सुंदर परिवेश में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी बातें आपने मेरी से अभी सुनी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज का विषय आप सबके सामने है। स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे राजयोग के द्वारा अपने अंदर हम लाएं। पर ये विषय क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता है, क्या इसका अर्थ है। साथ ही अभी कुछ ही दिनों में योग दिवस के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो कि भारत से शुरू हुआ और पूरे विश्व में उसे हर वर्ष योग दिवस का कुछ ना कुछ थीम होता है। इस वर्ष का जो इंटरनेशनल योगा डे का जो थीम है वो है वन अर्थ वन हेल्थ। अब अर्थ तो वन है, ये सबको पता है, और वन हेल्थ क्या होता है। जब इतने सारे लोग हैं, कोई स्वस्थ है कोई अस्वस्थ है, और वन हेल्थ का क्या अर्थ है, क्यों ये थीम दिया गया, तो इसको भी हम समझेंगे कि कैसे अध्यात्म की शक्ति हमें स्वस्थ होने में मदद करती है। मैं एक सत्य घटना से इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवाता हूँ कि कैसे हमारे विचारों की शक्ति ही हमारे जीवन का आधार है। चाहे आप सुखी हैं, चाहे आप दुखी हैं, चाहे मध्यम वर्गीय हैं, जिस भी अवस्था में हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों की वजह से। इसलिए आप सबने सुना होगा, रामायण में सुनाते हैं, धनहीन कहे सुख धनवान को, धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो गरीब है वो सोचता है सुख तो धनवान को है, और धनवान सोचता है सुख राजा के पास जाना है, धन भी है शक्ति भी है। राजा कहे सुख चक्रवर्ती को भारी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को। चक्रवर्ती को लग रहा है मुझसे ज्यादा सुख इंद्र के पास। इंद्र कहे चतुरानन को सुख भारी, कि ब्रह्मा को मुझसे ज्यादा सुख है। और ब्रह्मा कहे मुझसे सुख ज्यादा विष्णु को, जो आत्म चिंतन पर आधारी। लास्ट में जाकर बात कहां पहुंची, जिसका स्वयं का चिंतन श्रेष्ठ है,
उसको सुख है। ना धन से सुख है, ना शक्ति से सुख है, ना सत्ता से सुख है, ना अत्यधिक ज्ञान से सुख है। सुख है आत्म चिंतन से। ये रामायण की बात है। अब इसका प्रैक्टिकल उदाहरण आप देखिए। आप सभी ने अगर कभी सुना होगा या किसी ने अगर कोई किताब पढ़ी होगी, डॉक्टर जोए डिस्पेंजा की एक किताब है। उन्होंने मन की विचारों की शक्ति से तन पर क्या क्या प्रभाव आता है, ऐसी सत्य घटनाएं उन्होंने अपनी किताब में मेंशन की है। उसमें से एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ, जो कि एक सत्य घटना है। उन्होंने एक गांव का किस्सा उस किताब में दिखाया कि एक मध्यम वर्गीय परिवार है, खेती बाड़ी आदि करके अपना घर खर्च को चलाते हैं। घर का जो मुखिया है, उसकी गांव में एक तांत्रिक है, उससे एक दिन अनबन हो गई और उस तांत्रिक ने उसको कह दिया, आज के बाद तेरी उल्टी गिनती शुरू, अब तू बचेगा। ये अपने घर आ गया। घर आके अपनी पत्नी को बताया कि फला फला व्यक्ति से आज मेरी बहस हो गई और उसने मुझे ऐसा ऐसा कह दिया, अब मैं नहीं बचूंगी। पत्नी भी एक बार घबराई और कहा, नहीं सब ठीक होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। पर वो बात उसके मन में ऐसी घर कर गई, नहीं उसमें वो बहुत बेकार और सिद्ध तांत्रिक है, अब मैं नहीं बचूंगा। हफ्ते भर बाद उसका खाना छूट गया और बुखार होना शुरू हो गया। गांव में दिखाया, दवाई शुरू की, ना बुखार उतर रहा है, ना खाना खाना कुछ भी खा पा रहे हैं, सब दे रहे हैं, कुछ नहीं खा पा रहे हैं। 10 दिन के अंदर बहुत वजन कम हो गया। गांव के पास बड़े डॉक्टर को दिखाया, हफ्ता भर वहां इलाज चला, कुछ फर्क नहीं। किसी ने कहा शहर के बड़े अस्पताल में ले जाइए, वहां ले जाकर उसे एडमिट कराया गया। रोज उसका वजन कम होता जा रहा है, खा कुछ नहीं रहा है। उन्होंने ड्रिप लगानी शुरू कर दी, दवाइयाँ और बढ़ा दी, ब्लड टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है कि जिसके बेसिस पे कुछ मेडिसिन शुरू की जाए, एंटीबायोटिक शुरू करें। डॉक्टर भी थोड़ा निराश और हताश हो गया कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है और ना ही पेशेंट को फर्क हो रहा है, और डेली पेशेंट डिटोरिएट हो रहा है, खराब होता जा रहा है। उसकी पत्नी डॉक्टर के पास गई कि सर प्लीज इसे बचा लीजिए, हमारे घर की रोजी रोटी इनसे ही है, आप कुछ भी कीजिए, बचा लीजिए। उन्होंने कहा मैं जितना मैक्सिमम अपना दिमाग शक्ति सब लगा सकता था मैंने इस मरीज के ऊपर लगा दी है, पर मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं, किसी डायग्नोसिस पे नहीं पहुंच पा रहा, ना किसी दवाइयों का इस पर कुछ असर हो रहा है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी मैं हर एक चीज का शुरू कर चुका हूँ, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि सर ये बच पाएंगे या क्या होगा। हाँ मैं कुछ कह नहीं सकता, पर फिलहाल की स्टेज देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत लंबा समय तो नहीं, शायद 15-20 दिन, महीना शायद ये और इस स्टेज पर खींच पाए। तो रोने लगी। जब डॉक्टर चलने लगी तो कहा, डॉक्टर मैं एक बात आपसे कहूँ। कहा प्लीज जरूर बताइए। कहा उनकी ना गांव में एक जादू तंत्र वाला है, इससे लड़ाई हो गई थी और उसने इन्हें ऐसा ऐसा बोला था, और वो दिन है और आज का दिन है, ये दिन प्रतिदिन उनकी जो हेल्थ है वो खराब होती जा रही है। तो कहा अच्छा मुझे बताओ वो कहाँ रहता है। सारी डिटेल्स में निकलवा ली। कहा ठीक है कल मिलते हैं। और कल सुबह राउंड्स का जब वक्त हुआ 11 बजे, पहले अपनी इन्होंने अपनी जो सारी टीम थी, मेडिकल टीम, डॉक्टर ने उनके साथ मीटिंग की और कुछ प्लानिंग की कि जब मैं जो जो कहूँ उस अनुसार तुम्हें चलना है।
तो सुबह पेशेंट के बेड के पास पहुंचे और कहा, आपकी बीमारी हमें पता चल गई है, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मरीज की थोड़ी आंखें खुली कि बताइए डॉक्टर साहब, जो बड़ा सुस्त पड़ा था इतने दिनों से, खाना पीना सब छोड़ दिया था, बातचीत करनी सब छोड़ चुका था। तो कहा, तुम्हारी जिस व्यक्ति से लड़ाई हुई थी वो तांत्रिक, उससे कल मैं मिला हूँ और अपनी टीम के साथ मैं वहां गया हूँ और हमने उसे पकड़ लिया और हमने से पूछा कि तूने क्या किया था इसके ऊपर। तो उसने हमें बताया कि एक जहरीली छिपकली उसने जादू से तुम्हारे पेट के अंदर छोड़ दी है और वो जहरीली छिपकली तुम्हारे अंदर का सारे ऑर्गन खाती जा रही है और बड़ी होती जा रही है और उसके जहर की वजह से तुम ऐसे होते जा रहे हो। मैंने कहा अच्छा। हाँ, कहा कि इसने हमने उसे उगलवा लिया है और हमने उसे बांध दिया है और उसे मारने की हम धमकी दे चुके हैं कि आगे से वो और कुछ ऐसा ना करे। और वो छिपकली निकालने का हमने पूरा प्रोसीजर तैयार कर लिया है, तुम चिंता मत करो। अभी बस एक ड्रिप में एक इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो लगते ही तुम्हें उल्टियां आएंगी और वो सब बाहर आ जाएगा। हमने उसको बोला कि इनके लिए ट्रे तैयार रखो, जैसी उल्टी शुरू होगी ट्रे दे दो इनको। बस इंजेक्शन लगाया, ड्रिप लगाकर, इंजेक्शन कुछ नहीं था, नॉर्मल सलाइन लगा दिया और सब इधर उधर हो गई। 5-10 मिनट बाद जोर जोर से उसने उल्टी करने शुरू की। वो ट्रे ले आए, 2 ट्रे उसने भर डाली। सिस्टर को बोला, नकली छिपकली थी, इसको उसमें डाल दो। वो उस ट्रे में डाल लाई और वो ट्रे लाकर मरीज को दिखाई, ये देखो, ये छिपकली उसने तुम्हारे शरीर में डाल दी थी, इसकी वजह से तुम ऐसा ऐसा हो रहे थे, अब घबराने की कोई बात नहीं। बस शाम तक बढ़िया उसने भरपेट खाना खाया, जो महीने भर से कुछ नहीं खाया, उसने 2 टाइम का खाना एक बार में खाया। और ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल स्टोरी, आप पढ़ सकते हैं किताब में, दी प्लेसिबो एंड बीइंग सुपरनैचुरल, मेंशन्ड है ये स्टोरी, रियल स्टोरी। उसके बाद वो सिर्फ 1 या 2 दिन और हॉस्पिटल में रहा, चलना फिरना शुरू, खाना पीना शुरू, उसकी हेल्थ ठीक होने लगी। किससे बीमार हुआ, किससे ठीक हुआ? मान लिया मैं अब बचूंगा नहीं, विचारों का प्रभाव तन पर आना शुरू हो गया। दवाइयों का असर क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि मान लिया मैं तो हूं ही बीमार। जब उसे कह दिया कि अब ये निकाल दिया, अब तुम ठीक हो जाओगे, मान लिया, अब निकल गया, अब मैं ठीक हूं। तो बीमार भी किससे हुआ और सही भी किससे हुआ? जो चीज मान ली गई। हम भी ऐसी बहुत सारी धारणाएं मान चुके हैं जिसके बेसिस पे हमारा शरीर का स्वास्थ्य और जीवन चल रहा है। 4 बजे चाय नहीं मिली तो मेरा सिर दुखेगा, मान लिया ना। ना मिली एक दिन 4 बजे चाय, देखो आपको सिर दर्द होता है नहीं? जरूर होगा। क्यों? हम मान चुके हैं, मैंने ये खा लिया तो मुझे ये होगा, होगा ही होगा, मुझे तो ये चीज चाहिए चाहिए, ये हुआ तो ये हो जाएगा। क्यों हो रहा है? हमने मान लिया है। हमारा एक एक विचार हमारे शरीर की एक एक कोशिकाओं पर इसका असर आता है। हमारा चिंतन एक ऊर्जा है, एनर्जी है। हम जो भी सोचते हैं उसकी तरंगे हमसे निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये तरंगे हमसे निकलती है, इसको ओरा कहा जाता है। साइंस भी इसको एक्सेप्ट करती है। आप सभी देखिए, जो एटम है सबसे छोटी चीज है, उसका भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारा शरीर किससे बना है? एटम से ही तो बना है। अब वो इतना छोटा सा एटम जो इसको इन आंखों से भी नहीं देखा जा सकता, उसके लिए हाई पावर वाले इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप और चाहिए, तब जाकर हम उसे कहीं देख सकते हैं।
इतनी सूक्ष्म चीज, उसकी एनर्जी, एटॉमिक बॉम्ब ऐसी तबाही मचा सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस एटम से हमारा शरीर बना हुआ है। हर एटम, उस छोटे से अणु की भी अपनी तरंगे हैं। इतना ही बड़ी काया, कितने सारे लाखों करोड़ों एटम से मिलके बनी है, क्या इसकी तरंगे नहीं होंगी? इसकी भी तरंगे हैं। अब इसकी तरंगे कैसी हैं? जैसी हमारी विचार धारा है। 100 वाट का बल्ब जलेगा, उसकी गर्माहट, और एक 0 वाट का बल्ब जब जला दो, उसका प्रकाश और गर्माहट है, दोनों बल्ब ही, दोनों उसी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं। वही 240 वाट की बिजली उस 0 वाट के बल्ब में आ रही है, और वही 240 की 100 वाट के बल्ब में आ रही है। एक प्रकाश और ऊर्जा ज्यादा दे रहा है, एक कम दे रहा है। कारण उसने जिस प्रकार का अपना ढांचा उसका है, उसके अनुसार वो कर रहा है। वो कम वाट का बनाया गया है, वो कम ऊर्जा दे रहा है। जो ज्यादा वाट का बनाया गया, वो ज्यादा ऊर्जा दे रहा है। हमसे निकलने वाली तरंगे भी आधारित है, जैसी विचार धारा हमने अपने लिए बनाई है। आप देखिए, ऐसा व्यक्ति जो सारा दिन दुख दर्द की बातें करता हो, नेगेटिव बातें करता हो, हाय हाय यहाँ की वहां की, उसके साथ बैठना आपको अच्छा लगता है? क्या कहोगे? सारा दिन बस नेगेटिव बातें करता है, मैं नेगेटिव बातें करती है, इसके साथ नहीं अच्छा लगता। वहीं कुछ एक ऐसे व्यक्ति होंगे, आप कहेंगे इनके साथ बैठकर अच्छा लगता है, इनसे बात ज्यादा ना करें, पर थोड़ी देर बहुत भी इनके साथ कुछ चर्चा हो तो अच्छा लगता है। ऐसा क्यों? हमारी विचारधारा से बनने वाली तरंगे हमारे चारों तरफ है, जिसको हम आम भाषा में आजकल लोग क्या कहते हैं? ओरा, वाइब्स। इनकी वाइब्स बड़ी अच्छी है, इसकी वाइब्स बड़ी बेकार है। आप किसी स्थान पर जाते होंगे, कहेंगे इस जगह आके बड़ा अच्छा लगता है, और वहीं किसी के घर, यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। क्यों? वहां के रहने वाले लोगों की जैसी विचारधारा, वैसे प्रकंपन, वैसी एनर्जी, वैसे वाइब्स। अब नेगेटिव, लो एनर्जी वाले वाइब्स वाले के साथ आप बैठोगे, ऐसे वातावरण में रहोगे तो क्या लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अपने से ऊंची एनर्जी वाले वातावरण में आप बैठोगे, मंदिर चले गए आप, या गुरुद्वारे चले गए, या सत्संग में आए, वहां क्या है? सबने मिलके बहुत अच्छी विचारधारा रखी है, तो उससे वहां के वाइब्रेशंस क्या हो गए? हाई। अब हाई वाइब्रेशन में जब आप जाओगे, प्रकृति का नियम है, हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ ऊर्जा जाती है। अगर हमारी एनर्जी लो भी है और हम हाई की एनर्जी के वातावरण में अगर आ गए, तो वहां से एनर्जी हमें मिलनी शुरू हो जाएगी, तो हमें क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। आज तक किसी ने कहा कि मंदिर, गुरुद्वारे या सत्संग में जाके मेरा दिमाग खराब हो गया? कोई नहीं कहेगा, सबको अच्छा लगता है। क्यों? वहाँ हाई एनर्जी फील्ड क्रिएटेड है। और क्रिएट भी किसने किया है? हम लोगों ने ही किया है। मंदिर में जब मूर्ति स्थापन की, या कुछ भी गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब को रखा गया, कुछ भी, जिस भी रिलीजन या जहाँ भी आस्था है, वहां जाकर हमारी आस्था ने और हमारे विचारों ने उस वातावरण को बनाया है। वहां जाने वाला हर एक क्या सोचता है? हम भगवान के घर आए, ये भगवान का घर है। तो ये कितना ऊंचा विचार है। अब हर एक जाने वाला वहां उसी विचार से जा रहा है, तो वहां का माहौल और प्रकंपन कैसे हो गए? पॉजिटिव। पहले घर को आश्रम कहा जाता था, गृहस्थ आश्रम। क्यों? वहां रहने वाले हर एक मर्यादाओं में रहते थे, कुछ नियमों में अपने आप को बांधा हुआ था, कुछ धारणाएं बनाई हुई थी कि दिनचर्या सबकी इसी तरीके से होगी। तो वहाँ वाइब्रेशंस ऊंचे थे, तो मंदिर नहीं सही तो कम से कम आश्रम तो था। और आज क्या कहेंगे? अगर मैं आप सबके हाथ खड़े करना और कहूँ आपका घर आश्रम है, क्या कहेंगे? कुछ कह सकते हैं, और कुछ अंदर से विचार चलेगा, ये है भी या नहीं। कई कहेंगे आश्रम, हमारा घर तो क्या बन गया? मोबाइल सेंटर बन गया, या कलह कलेश का एक केंद्र बन गया। कई लोग कहते हैं
घर जाने से तो मेरा, मैं तो जी चुराता हूँ। ऐसी भी स्टेज आज लोगों की है। क्यों? वहाँ कंटिन्यू वहाँ रहने वालों ने, हमने एक ऐसा नेगेटिव माहौल, ऐसे प्रकंपन हमने वहाँ फैलाए हैं। अब वो एनर्जी इतनी लो हो चुकी है, जैसे हम उसके कांटेक्ट में आते हैं हमें अच्छा महसूस नहीं होता। मैं आप सबको यहाँ फ्री बार के टिकट्स बांट दूँ, फला फला बार यहाँ गुड़गांव में है और आज फ्री टिकट्स हैं, आप सब वहाँ जाइए। जिनको बार में जाने की आदत है उनको तो मजा आ जाएगा। सबको मजा आएगा? नहीं आएगा। जिसकी एनर्जी उससे मैच करती होगी उसको वहाँ मजा आएगी। अगर कोई हाई एनर्जी वाला है उसको वहाँ मजा आएगा? हाई से कोई लो में जाके से किसी को अच्छा लगेगा? जिसकी बहुत लो है उसको वहाँ की एनर्जी भी अच्छी लगेगी कि वहाँ धूम धड़का मजा, मतलब उसकी एनर्जी इतनी लो है, वो वहाँ की एनर्जी भी उसे हाई महसूस होगी, उसे वहाँ अच्छा लगेगा। और जिसकी एनर्जी हाई है उस माहौल से, उसको वहाँ सब कुछ होते हुए भी अच्छा नहीं लगेगा। और वहीं मैं आप सबको उठाकर किसी गुरुद्वारे या मंदिर में ले जाऊं और वहां थोड़ी देर बिठाऊं, क्या वहां कोई कहेगा कहाँ कहाँ ला के बिठा दिया है, मेरा तो मूड ही खराब कर दिया? कोई नहीं कहेगा। क्यों? वहाँ है ही एनर्जी फील्ड, हाई एनर्जी फील्ड, वहाँ सबको अच्छा लगेगा। तो ये प्रकंपन का खेल है। ये प्रकंपन बना कौन रहा है? हम सभी। इसीलिए इस साल सरकार ने ये थीम दिया, वन अर्थ वन हेल्थ। अब अर्थ तो वन है, पर इस अर्थ पर रहने वाले हम इतने सारे, इस अर्थ की हेल्थ प्रकंपन किससे बन रहे हैं? हम हर एक की विचारधारा से। अब इतने सारे लोगों की, करोड़ों जो इस धरती पर हम रह रहे हैं, कैसी विचारधारा है? अगर सबकी मिला के कलेक्टिव एक लास्ट वाइब्रेशन बताना हो हमें कि अर्थ का आज कलेक्टिव वाइब्रेशन कैसा है, क्या समझते हैं आप? क्या उत्तर निकलेगी? अगर हम कहें कि इस धरती पे करोड़ों आत्माएं, करोड़ों मनुष्य आज रह रहे हैं, हर एक की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं से एक कलेक्टिव जो वाइब्रेशन बन रहा है, उसकी एनर्जी हाई है, लो है, मीडियम है, क्या कहेंगे आज के समय में? हाँ जी, लो और नेगेटिव। इस बात से कोई डिसएग्री नहीं करेगा, हर एक यही कहेगा। अब ये एनर्जी बनाई भी हम सभी ने। अब ऐसे माहौल में आप लोगों की हेल्थ आज देख लीजिए, आज से 10 साल पहले और अब में लोगों की हेल्थ में क्या चेंज आया है। मेडिकल साइंस 10 सालों में बहुत एडवांस हो गई, पर हेल्थ, पर हेल्थ क्यों? हम सभी के द्वारा बनाए गए कलेक्टिव वाइब्रेशन, प्रकंपन बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। हम एक दूसरे को इसका ब्लेम नहीं दे सकते। हाय कैसे लोग हो गए, कैसी विचारधारा लोगों की हो गई, उसमें हम भी कहीं ना कहीं भागीदार। छोटा सा, अब इस घटना को ही हम ले लें जो भी पीछे हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। दिन भर हम न्यूज चैनल खोलकर बैठे हैं, वहां से पॉजिटिव इंफॉर्मेशन थी, कुछ सच थी, कुछ सच नहीं थी, और नेगेटिव लो एनर्जी वाली थी, नकारात्मक, डर, भय, क्रोध। हम ये नहीं कह रहे कि देखो और सुनो नहीं, जो सत्य है वो सत्य है, वो जानना आवश्यक है, पर निरंतर उसे देखना, सुनना और सोचना, अनुभव करना। अब एक कलेक्टिव वाइब्रेशन क्या क्रिएट हो रही है? डर, भय, गुस्सा, हर एक के मन में यही था। अब भारत की 120 करोड़ की आबादी एक साथ बैठकर 5 दिन यही सोच रही है, भय, क्रोध, निंदा। तो एक कलेक्टिव वाइब्रेशन कैसा बनाया हमने? डर, भय, निंदा का। क्या ऐसे डर, भय और निंदा के वाइब्रेशन में कोई स्वस्थ रह सकता है? जिस व्यक्ति की हमने कहानी सुनी वो क्यों बीमार हो? डर, भय, यही कारण बना ना उसकी बीमारी का। अब हमने एक कलेक्टिव वाइब्रेशन इस धरती को क्या दिया? डर, भय, निंदा।
ये तो सिर्फ हमने 2 देश की बात की, अब आगे और 2 देश कहीं लड़ रहे हैं, और 2 देश कहीं लड़ रहे हैं, कोई किसी पर बम फेंक रहे हैं। हम सारा दिन उनकी न्यूज सुन रहे हैं, एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उसमें सहयोगी बने? क्या हमारा कुछ हाथ रहा उसमें कि कोई संधि हम करा पाए या कुछ सुलह करवा पाए? कुछ नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है। पर एक चीज जो हम कर सकते थे हमने वो भी नहीं करी। हमने नेगेटिव न्यूज सुनी, देखी, किसी ने गाली दी, किसी ने निंदा की, एक दूसरे को भेजा, ग्लानि कर दी। हमने नेगेटिव वाइब्रेशन में और नेगेटिव वाइब्रेशन ऐड कर दी। आप देखिए, न्यूज मना ही नहीं है, जानकारी के लिए देख लीजिए। सारा दिन वही देखना, चिंतन करना, सोचना, हम नेगेटिव को और नेगेटिव बना रहे हैं। वहीं अगर हम ये थोड़ी देर बैठे और पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करें, हे प्रभु, आप शांति के सागर हैं और हम सब आपके बच्चे की संतान हैं। यहाँ शांति व्याप्त हो, 2 देशों में शांति हो जाए, को सद्बुद्धि मिले, सब मिलजुल कर रहें। ये भी एक थॉट है, इससे भी एनर्जी क्रिएट होती है। अब ऐसी एनर्जी हम क्रिएट करें तो उस नेगेटिव में कुछ योगदान तो होगा। एक बार जंगल में आग लगी, सारे जानवर भागे, पंछी भी भाग रहे हैं, हाथी भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, सब भागे। एक चिड़िया नदी जाती है, चोंच में पानी भर लाती है और आग पर डालती है। भालू ने इससे पूछा, हे चिड़िया, सब भाग रहे हैं, तू क्या समझती है इस चोंच भर पानी से तू क्या आग को बुझा देगी? ये काम तो शायद हाथियों का झुंड मिलकर करता तो शायद मैं सोचता इस जंगल की आग बुझे और सबको रहने का स्थान फिर से मिले, तपत बुझे। तू अकेली कब तक इस आग को बुझा लेगी? ये आग तुझे भी झुलसा दे। कहा, आपकी बात मैं मानती हूँ, मैं इस योग्य नहीं कि इस आग को बुझा सकूं, पर मैं जितना सहयोग दे सकते उससे तो ना हटूं। मैं मर भी जाऊं, मेरा योगदान तो याद रखा जाएगा कि मैंने आग बुझाने का प्रयास किया। तो कुछ दिनों पहले रिसर्च हुई, उस प्रोजेक्ट का नाम पड़ा कलेक्टिव कोहेरेंस। तो एक ग्रुप यूएस में बना, ऑनलाइन उन्होंने ग्रुप बनाया, अपने खुद के देश के और देश विदेश के अन्य कोनों के जितने भी देश हैं, ऐसे लोग जो विश्व शांति में थोड़ी सी योगदान देना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, वो एक साथ आए और जहां कहीं भी ऐसी कुछ युद्ध या अशांति कहीं चल रही है, उसके लिए सब बैठकर एक साथ मेडिटेशन करें और उसका इफेक्ट देखें। ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने 3 बार चलाए, प्रोजेक्ट कोहेरेंस। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा ने अपनी बुक में इसे मेंशन किया। तो उन्होंने फिर स्टडीज पब्लिश की इंटरनेशनल जर्नल्स में कि जब जब विश्व के कुछ लोग मिलके, पूरी आबादी नहीं, सिर्फ कुछ लोग मिलके विश्व शांति के लिए इकट्ठे हुए, मेडिटेशन किया या कुछ और क्रियाएं की, तब तब विश्व में कहीं ना कहीं जहां अशांति या युद्ध जैसे माहौल थे उसमें अंतर आया है। ये स्टडीज आप गूगल पे डाल के पढ़ लीजिएगा, प्रोजेक्ट कोहेरेंस। तो उन्होंने बताया कि लोगों की कलेक्टिव वाइब्रेशन से नेगेटिविटी और युद्ध क्रिएट हो सकता है, तो वहीं कुछ लोग अगर बैठकर एकाग्र होकर, एकत्रित होकर पॉजिटिव वाइब्रेशन अगर क्रिएट करते हैं, उसका इम्पैक्ट उस नेगेटिव एनर्जी के माहौल पर आता है और आसपास परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। तो क्यों ना हम भी ऐसी पहल करें? तो क्या आप वो चिड़िया, इस विश्व में जब आज चारों तरफ आग लगी हुई है, तो हाथी ही नहीं सही, कम से कम चोंच भर जितना सहयोग हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते? तो कौन कौन आप में चाहते हैं कि ये सहयोग हम देंगे? आप सब अपने लिए ताली बजाएं। ये शुरुआत मुझे अपने स्तर से शुरू करनी।
क्योंकि बाहर तो ये प्रकंपन पहुंच ही रहे हैं, पर उससे पहले मेरे शरीर में ये प्रकंपन लग रहे हैं, जिसमें हम कंटिन्यूस 24 घंटा 24/7 मेरे एक एक विचार के प्रकंपन सबसे पहले इन 5 तत्वों को मिलते हैं। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हम अपने आप को क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग्स। अब हमारा नाम ह्यूमन बीइंग ही क्यों पड़ा और क्यों कुछ नहीं पड़ा? ह्यूमन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है मिट्टी, सोयल। तो हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, बड़े कहते हैं मिट्टी से बने थे मिट्टी में मिल गए। तो ह्यूमन जो वर्ड है वो ह्यूमस वर्ड से आया कि सोल, सोयल। ये शरीर मिट्टी और 5 तत्वों से मिलकर बना है। धरती, अग्नि, वायु, आकाश और जल। इसलिए हमें इन्हीं चीज की नीड होती है। शरीर को क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, धूप चाहिए, हवा चाहिए, वाणी, आकाश चाहिए, तभी तो बोल पाएंगे। तो इन 5 तत्वों से हमारा शरीर चल रहा है। अब ये 5 तत्वों के शरीर में ह्यूमन, अब बीइंग क्या है? ह्यूमस तो ये वाला पार्ट हो गया। अब बीइंग, बीइंग वो एनर्जी जो इस ह्यूमस को चला रही है। इसीलिए आजकल नई टर्म आ गई है, बीइंग अ ह्यूमन। हम ह्यूमन बीइंग्स तो हैं, पर ह्यूमन बीइंग होने का फर्ज तो अदा करें। बीइंग अ ह्यूमन, जो एनर्जी है बीइंग, अब उस एनर्जी को समझ के मुझे अपनी विचारधारा को चेंज करना हो। इसलिए शब्द आया आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। आत्मिक अध्ययन से जो ऊर्जा मिलती है वही आध्यात्मिक ऊर्जा है, स्पिरिचुअलिटी है। इसलिए रामायण की जो लाइन मैंने स्टार्टिंग में कही, तो आखिरी में सुख किसको भारी? जो आत्मचिंतन में उसको सुख भारी। जिसने अपने विचारों को समझ लिया कि क्या क्या इम्पैक्ट मेरे एक एक थॉट का इस शरीर पर आ रहा है, और अपना चिंतन अगर सही कर लिया, सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे किसी ने नहीं कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा सब चंगा। मन जीते जगत जीत। क्यों? मन से विचार क्रिएट होते हैं। तो जिसने अपने विचार करने की शक्ति को समझ लिया और सही तरीके से इस्तेमाल कर दिया, वो जगत जीत है। तो ये एक एक विचार हमारे तन पर प्रभाव डाल रहा है, उसके बाद हमारे आसपास प्रकृति पर, और फिर हमारे संबंध संपर्क में आने वाले लोगों को हमारे वाइब्रेशंस जा रहे हैं। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे हमारी उम्र के लोग हैं। तो ये सहयोग की शुरुआत आज मुझे अपने से शुरू करनी है कि विश्व तो मुझे ठीक करना ही है, और सबसे पहले शुरुआत मुझे अपने घर से करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये चैरिटी मुझे अपने आप से शुरू करनी है। तो इस चीज के लिए सब रेडी हैं? अब आगे हम उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम ये चैरिटी अपने लिए शुरू करें, बाहर अपने आप होनी शुरू हो जाए। एक बच्चे को वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आजकल, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर। तो पापा बैठ के ऑफिस का मीटिंग्स और काम कर रहे हैं, बच्चा घर पे था, वो परेशान कर रहे हैं बार बार, अच्छा खेलने को कुछ नहीं मिल रहा है। तो उसके पिताजी ने क्या किया, उसका मैप पड़ा था वर्ल्ड का मैप, तो टुकड़े टुकड़े करके उसको दे दी, जा उसको जोड़ के ला। तो लगा इतने मेरे सारे काम खत्म हो गए, और उसने कौन सा मैप देखा है, लगा रहेगा और इतने मेरा ऑफिस खत्म हो जाएगा। 5-7 मिनट में जोड़ जाड़ के ले आए। लो पापा। बड़ा हैरान हुआ कि दूसरी क्लास का बच्चा, जहाँ अभी भारत का मैप स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, ये विश्व का मानचित्र जोड़कर मेरे सामने ले आया 5-7 मिनट में। कहा कैसे जोड़ा? तुम्हें मैप के बारे में पता है? कहा नहीं पता। कैसे जोड़ा? कहा मैंने मैप जोड़ा ही नहीं। तो फिर कहा इसके पीछे एक चेहरा बना हुआ था, मैंने चेहरे को जोड़ा।
और विश्व का मैप अपने आप छूट गया। तो मुझे भी मेहनत बाहर नहीं करनी, इस तरफ करनी, उस तरफ की चीजें चेंज हो जाएंगी। अधिकतर हम लोगों का अटेंशन कहाँ रहता है, ये नहीं बदलते, ये ठीक हो जाए ना तो सब बढ़िया है। हमारे घर में तो बस ये एक ही ऐसे हैं, ये थोड़े से, मेरा बॉस थोड़ा ठीक हो जाए ना तो सब बढ़िया, मेरे ऑफिस में से ये चला जाए तो बहुत बढ़िया, मेरा बच्चा बस ये थोड़ा सा मेरी बात मानने लग जाए तो सब बढ़िया हो जाएगा। तो हम अपनी हर एक छोटी छोटी खुशी और अपनी स्थिति के लिए बाहर की चीजों को चेंज करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं हर एक, पर हो किसी की भी नहीं रही। हो रहे हैं किसी की नहीं, क्योंकि हम अप्रोच गलत जगह कर रहे हैं। अब अप्रोच लगानी है चेहरे की तरफ और विश्व का मानचित्र अपने आप जुड़कर हमारे सामने है। अब ये कैसे होगा, ये कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बहुत इजी टास्क है। जो आपने पढ़ा, अटेनिंग स्पिरिचुअल एनर्जी थ्रू राज योगा। अब कईयों को लगता है योग मेडिटेशन ध्यान की बातें तो बहुत मुश्किल चीजें हैं। आजकल की मॉडर्न लाइफ में जब इतनी सारी जिम्मेवारियां हमारे पास हैं, घर गृहस्थ में हम रहते हैं, बच्चे भी हैं, ऑफिस भी जाना है, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इस बीच में तो ये सब कौन इसके लिए कहाँ से टाइम निकाले, और ये सब बड़ी डिफिकल्ट चीजें हैं, करना बड़ा मुश्किल है। हर एक ऐसा सोचता है। ये भी क्या है, हमारी एक विचारधारा, एक बिलीफ सिस्टम है जिसको हमने मान लिया है कि हम कर ही नहीं सकते, इसलिए करके भी देखना नहीं चाहते। पर ऐसा नहीं। मेडिटेशन करते हुए फिर अपने वर्क फील्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अब देखिए, दिन भर आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास हैं, जिम्मेवारियां आपके पास हैं, समय बहुत कम है। अब ऐसे में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ? बहुत हाई एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं, एक तो जहाँ चारों तरफ नेगेटिविटी है, सहयोग बहुत कम है और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, जिम्मेवारियां ज्यादा है और समय कम। तो एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। पर हम अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए कुछ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। रोज उसी रूटीन में चल रहे हैं, रोज थक कर आते हैं, अपने आप को कोस लेते हैं, समय को कोस लेते हैं, घर वालों को कोस लेते हैं, परिस्थितियों को कोस लेते हैं, फिर वही दिनचर्या शुरू। अपने लिए समय है नहीं, चार्जिंग का कोई तरीका है नहीं, हम हर रोज एक ड्रेन्ड एनर्जी के साथ चल रहे हैं। चार्जिंग का कोई स्कोप छोड़ा ही नहीं। तो ऐसे माहौल में आपके घर की खिड़कियां टूटी हुई हैं और आंधी चल रही है, क्या होगा? क्या होगा? धूल आएगी, खूब आएगी। आज आंधी चारों तरफ है, किस चीज की? नेगेटिविटी की, नेगेटिव इंफॉर्मेशन की, नेगेटिव एनर्जी की। अगर हमने अपने कुछ प्रबंध नहीं किए तो हमें धूल में लिपटने से कोई बचा नहीं सकता। धूल तो है ही, नेगेटिविटी तो है ही। अब हमें ऐसा कवच तैयार करना होगा कि इस धूल का फर्क मुझ पर ना आए। इसलिए आप अपने घर में रोज सफाई करते हैं, आंधी ना भी हो तो भी सफाई करते हैं। करनी छोड़ दें तो क्या होगा? अपने आप मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी। कहाँ से आए? खिड़की दरवाजे जो बंद थे पर फिर भी आ जाती है। क्यों? हवा में ही है। तो अब हवा में ही नेगेटिविटी है। अगर अपने आप को बचाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, कोई बड़ी बात नहीं है, उस नेगेटिविटी के प्रभाव में हम इतने ज्यादा आ चुके होंगे कि आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो चुके होंगे। इसलिए आप देख रहे होंगे, अब WHO की रिपोर्ट भी कहती है हर 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति दिन में 1 से 2 घंटा डिप्रेशन में है। कहाँ आकर हम पहुंचे? बड़ी आसानी से कोई कह देता वो बड़ा डिप्रेस्ड फील हो रहा है, बड़ा लो फील हो रहा है, मन नहीं लग रहा, मन खा रहा है, ये क्यों हो रहा है? सब कुछ है, अच्छी सैलरी आपको मिल रही है, अच्छे घर में आप बैठे हैं, आपके पास सर्वेंट्स है, सब कुछ है, मन खा रहा है, मन नहीं लगता, एंग्जाइटी फील हो रही है। अब
डॉक्टर्स पूछते हैं, हम अपने पेशेंट से पूछते हैं क्या रीजन, कोई रीजन नहीं है उनके पास एंजाइटी का। एक तो कि धन का अभाव है, कुछ और अभाव है, तो नहीं, कोई कुछ अभाव नहीं है, खालीपन लग रहा है। क्यों? हमने अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए कुछ भी किया नहीं है, ना कर रहे हैं, और नेगेटिविटी का प्रभाव आ रहा है। और ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, हमें रोज अपने आप को चार्ज करना होगा और रोज सफाई करनी होगी। हम सोचे एक दिन हमने मेडिटेशन कर लिया और काम चलता रहे, एक दिन हमने कुछ अच्छी बातें सुन ली और काम चलता रहे, नहीं। आप 4-5 दिन उस हाई एनर्जी से निकाल देंगे और आप हैं उसी नेगेटिव एनवायरनमेंट में ना, धीरे 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 फिर धूल लगेगी। तो रोज सफाई और रोज चार्जिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आध्यात्मिकता को अब अपने जीवन में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रोज हमने आधा पौना घंटा अपने लिए नहीं निकाला, कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले 5 साल में जो WHO का अनुमान है 70-80% पॉपुलेशन डिप्रेशन की शिकार होगी। वो आप अपने आसपास देख सकते हैं, उसमें WHO के प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आसपास के लोगों को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हाल होने वाला है। तो अब भी अगर हमने समय निकालकर अपने लिए, अपने चिंतन को बदलने के लिए कुछ नहीं किया, तो भविष्य हम सबके सामने है। अब इसके लिए मुझे क्या करना है? अब राजयोग एक ऐसी विधि है कि हम अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, अपने वर्क प्लेस में रहते हुए, जहां आप बैठे हैं, कहीं भी होते हुए, बहुत इजी तरीके से अपने मन को एकाग्र करके कुछ समय के लिए उस सुप्रीम एनर्जी से जब हम कनेक्ट करते हैं, तो वो हायर सोर्स से जो एनर्जी हमें मिलती है वो हमें एनर्जाइज्ड कर देती है। अब इस हाई एनर्जी फील्ड के साथ जब अपनी घर में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में या ऑफिस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम आते हैं, तो अब हाई एनर्जी फील्ड के साथ हम आए हैं, तो अब अपनी जिम्मेवारियों को, हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको अच्छे से पूरा कर पाते हैं। और जब आप उसे पूरा कर पाते हैं तो लोगों की क्या मिलते हैं? ब्लेसिंग। तो हमारी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब मेडिटेशन को अपनी लाइफ स्टाइल में ले आना अब समय की मांग है। अब नहीं करेंगे तो भविष्य हमारे सामने। अब आप देखिए, समय प्रति समय समाज में कुछ ना कुछ क्रांतियां आती हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। क्यों आई? बहुत सारे लोगों ने मिलके वो क्रांति लाई थी। बहुत सारे लोगों ने मिलके गेहूं उगाना शुरू किया तो हरित क्रांति आई। बहुत सारे लोगों ने मिलके दूध का सहयोग करना शुरू किया तो श्वेत क्रांति आई। अब IT की क्रांति आई। अब क्रांति जब आती है और आप उसमें शामिल ना हो तो आप लोग क्या कहेंगे? अरे आप पीछे रह जाओगे, मोबाइल का जमाना है और आपको मोबाइल चलाना नहीं आया तो आप पीछे रह जाएंगे। कंप्यूटर के जमाने में आपने कंप्यूटर नहीं सीखा है, ऐसी चीजें नहीं सीखी, आप पीछे रह गए। अब जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, अब आध्यात्मिकता को जीवन में लाना, मेडिटेशन को अपना लाइफस्टाइल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। अब मेडिटेशन कैसे करना है? ये कोई डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं है, आप सबको मेडिटेशन आते हैं। अब मैं आप सबसे कहूँ, आप सब ही अपने अपने घर पहुंच जाओ, अपने घर के दरवाजे पे, दरवाजा खोलो, अंदर घुसो और देखो बहुत सुंदर एक फूलों का गुलदस्ता आपके लिए किसी ने वहां रखा है। उसको उठाइए, उसकी गुलाब की खुशबू लीजिए। अब सब अपने अपने घर ही पहुंचे ना, कोई पड़ोसी के घर तो नहीं पहुंचे। और सबको गुलदस्ता ही दिखाई दिया, किसी को कैक्टस दिखाई दिया नहीं। तो इसको क्या कहेंगे? 100% कंसंट्रेशन थी ना। कहीं भी आपका मन नहीं गया। घर कहा तो घर ही गए, मंदिर नहीं गए या कहीं और नहीं गए। दरवाजा कहा तो अपने दरवाजे पे पहुंचे और कहीं नहीं पहुंचे। फूल गुलाब कहा तो गुलाब ही दिखा, गेंदा तो नहीं दिखा। कंसंट्रेशन तो हमारी 100% है। जहां हमारे थॉट्स एंड विजुअलाइजेशन एक साथ काम करती है,
वो 100% कंसंट्रेशन होती है। तो ध्यान तो हम सबको आता है, बस इसे अब चैनलाइज करना है। स्वयं को जानकर और समझकर अपने थॉट्स को चैनलाइज करके सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट करना ही मेडिटेशन है, और कुछ नहीं। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। तो उसकी प्रैक्टिस हम सभी 2 मिनट करें। सभी रेडी है? तो सभी बैठिए अलर्ट होकर, बस 5 मिनट और ज्यादा हम नहीं लेंगे। एकदम रिलैक्स होकर बैठना है। अपने फोन अगर आपके हैं, फोन बंद कर दीजिए। ठीक है। अब जैसे मैंने घर कहा, आप घर पहुंच गए। मैं जो विचार आपको दूं, उन विचारों के साथ आपको मेरे साथ वहां वहां पहुंचना है। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, बस विजुअलाइज करके वहां पहुंचना है। आप सभी आंखें बंद कर सकते हैं और रिलैक्स होकर बैठे। अपने दिमाग पर कोई प्रेशर या जोर डालने की जरूरत नहीं है। एकदम रिलैक्स होकर आंख बंद कर लीजिए सभी। जो विचार मैं आपको दूं, मेरे विचारों के साथ साथ आपको वहां पहुंचते जाना है। ओम शांति। अपने आप को एक बहुत सुंदर बगीचे में ले चलें, जहां चारों तरफ बहुत हरियाली है, सुंदर सुंदर फूल हैं और बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। आपके सिवाय उस बगीचे में और कोई नहीं है। वहां सामने एक बहुत सुंदर वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाएं। और धीरे धीरे अपना ध्यान बाहर से हटाते हुए देखें, एक चमकता हुआ स्टार आपके मस्तक के बीच में चमक रहा है। जिसकी लाइट आपके चारों तरफ फैल रही। चारों तरफ बहुत शांति है। बहुत ऊपर आकाश से एक चमकती हुई गोल्डन लाइट आपके ऊपर आ रही है और आपके चारों तरफ फैल गई है। और इस गोल्डन लाइट से आपका मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। मन हल्का होता जा रहा है। मेरे चारों तरफ शांति फैलने लगी है। मेरे अंदर एक शक्ति बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे देखें, आपके चारों तरफ एक बहुत सुंदर गोल्डन लाइट का एक सुरक्षा कवच बन गया है। इस पॉजिटिव वाइब्रेशंस के कवच के अंदर आप बाहर की नेगेटिव वाइब्रेशंस से सेफ हैं। मुझे हमेशा इसी पॉजिटिव
एनर्जी की, सुरक्षा कवच के अंदर रहना है। मेरा मन एकदम शांत हो गया है। यही मेरा ओरिजिनल नेचर है। हम जब चाहें इस अनुभव में वापस आ सकते हैं। ओम शांति। सभी ने कवच बनाया, अच्छा लगा। यही राजयोग है। अब आपको बस एक दृढ़ता और प्रतिज्ञा अपने जीवन में लानी है। अगर आप सुंदर जीवन बनाना चाहते हैं, रोज आधा पौना घंटा मुझे श्रेष्ठ चिंतन के लिए लगाना है। राजयोग का अभ्यास शुरू करना है। अब श्रेष्ठ चिंतन आएगा, श्रेष्ठ नॉलेज से नॉलेज होगी, उसी का तो चिंतन करेंगे। अब दिमाग में जो होगा वही आप सोचेंगे। अच्छा सोचने के लिए अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब अच्छी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो कल से यहाँ पे 7 डेज का एक बेसिक कोर्स शुरू होगा, आधा पौना घंटे का, जिसमें आपको स्वचिंतन, जिसमें आपको आत्म परिचय, परमात्म परिचय, जीवन को जीने का लक्ष्य क्या हमारा होना चाहिए और कैसे घर गृहस्थ में रहते हुए हमारा जीवन कमल फूल के समान बन जाए, वो विधि एक बेसिक कोर्स में आप सबको दी जाएगी। अब कमल पुष्प को आप सबने देखा है, कहाँ होता है? कीचड़ में। क्या कीचड़ किसी को पसंद आती है? पर कमल का फूल सबको पसंद आता है। क्यों? क्योंकि वो कीचड़ से न्यारा है। पर कीचड़ के बिना उसका अस्तित्व नहीं है। पर कीचड़ से न्यारा है तो महत्व है। तो रहना हमें भी इसी जग में है। पर ये मेडिटेशन और ये आध्यात्मिक चिंतन हमें इस कीचड़ से अलग कर देता है। और जब हम न्यारे हो जाते हैं तो न्यारी चीज हमेशा सबको प्यारी लगती है। तो सबको प्यारा बनना है ना। अब प्यारा बनने के लिए कीचड़ से थोड़ा सा न्यारा बनना पड़ेगा। और न्यारा बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, आध्यात्मिक ज्ञान का मनन चिंतन और राजयोग का अभ्यास। इन शब्दों के साथ और शुभ भावना के साथ कि आप सबने जो आज हाथ खड़ा किया वो आप कंटिन्यू करेंगे और राजयोग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाकर फिर हम चलेंगे। ओम शांति। दीदी आप इधर आइए।